आदाब, मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी। आज मुनसिफ टीवी अपने दर्शकों के रिक्वेस्ट पर नीट को लेकर एक लाइव प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें आपके सवाल और शुकूक होंगे और हमारे एक्सपर्ट के जवाब होंगे। इस अहम मसले को लेकर हमने कई प्रोग्राम किए हैं, लेकिन आज हम एक अहम प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। इस अहम मसले को लेकर हमारे साथ आज हमारे गेस्ट होंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मारूफ मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए और हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों का जवाब देंगे। जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे पास एक कॉल है जो हमारे एक दर्शक हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। तो जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फजलुर रहमान नारायणपेट से बात कर रहा हूँ। जी, मेरा सवाल ये है कि नीट की तैयारी के लिए तलबा को किन कुतुब का मुतालिया करना चाहिए ताकि वो बगैर कोचिंग के भी इस इम्तिहान की तैयारी करने में मददगार साबित होगा, तो हमारे उर्दू मीडियम तलबा के तनाजुर में। जी, तो उनका सवाल है कि किस तरह की किताबों का वो मुताला करना चाहिए जिससे वो बिना कोचिंग किए भी अपने वो कर सकें। जी जी, सबसे पहले तो मैं नाज़रीन की खिदमत में अपना आदाब अर्ज़ करता हूँ। जैसा कि आपका सवाल है, और इस बारे में जो है उमूमन एनटीए से जो है ना कई लोग सवालात कर चुके हैं। तो इस बार एनटीए ने बिल्कुल क्लियरली इस बात को मेंशन कर दिया है कि एनसीईआरटी से हटकर जो है ना, एनसीईआरटी से हटकर वो अभी जो है ना सिलेबस में कोई और सवाल जवाब नहीं आएंगे। तो बच्चों को चाहिए कि चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो या उर्दू मीडियम से हो या किसी और मीडियम से, क्योंकि हमारे पास 13 ज़बान में जो है ना एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए एनसीईआरटी का जो सिलेबस है अगर उसको ये लोग असबर कर लें, फॉलो कर लें, और जैसे कि आपने कहा कि बग़ैर यानी किताबों के भी या बग़ैर कोचिंग लिए के, तो आप जो है ना आजकल ऑनलाइन इतनी क्लासेस हैं, कई नाम, क्योंकि मैं अगर नाम लूँगा तो तशहीर हो जाएगी उनकी, मैं नाम नहीं लूँगा, कई ऑनलाइन क्लासेस हैं। अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं, और वो हिंदी में भी हैं, कई क्लासेस हिंदी में भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही क्लासेस होती हैं, हिंदी में भी है। तो जाहिर है कि उर्दू और हिंदी बहुत करीब करीब के जो है ना वो अल्फाज आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप उसको भी फॉलो कर लेते हैं ऑनलाइन पर्टिकुलर, और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा जो है ना अपलोड किए हुए हैं, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बच्चों को तैयारी करने में कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं होगा। और दूसरा, अगरचे कोई यहाँ पर हैदराबाद के करीब में रहते हैं तो यहाँ पर कुछ क्रैश कोर्सेज भी शुरू हुए हैं जो उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए ही ख़ास तौर से किए गए हैं, जो 30-35 दिन के लिए यानी क्रैश कोर्स जो है 1 अप्रैल से शुरू करने वाले हैं। तो उनको भी आप लोग जो है ना अप्रोच कर सकते हैं। वो लोग भी जो है ना आपको क्रैश कोर्स में 1 महीने में, और भी नॉमिनल फीस है उनकी, बराए नाम 500-700 ऐसे कुछ जो है ना पूरे कंप्लीट कोर्स की, तो आप उनको भी अप्रोच करके जो है ना, अगर बाहर के बच्चे भी हैं तो 1 महीने के लिए अगर यहाँ आके रह सकते हैं। रमज़ान का महीना है तो सहरी और इफ्तार का इंतज़ाम भी गालिबन वो लोग करने वाले हैं, तो अगर आप रह के कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आपको नीट में जो है ना एनसीईआरटी के जो सिलेबस है, अगर आप उसको कंप्लीट फॉलो कर लेंगे, चलिए मुकम्मल नहीं तो कम से कम 70%, 80% भी अगर आप फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर जो है ना रैंक और बेहतर से बेहतर मार्क आप ले सकते हैं, और अच्छे से अच्छी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। क्या एक ज़िमनी सवाल किया जा सकता है इस तनाजुर में? जी 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 जी, क्या पूछ रहे हैं? एक और ज़िमनी सवाल किया जा सकता है ज़िमनी में? बिल्कुल, बताइए बताइए। हाँ, जैसे केमिस्ट्री के लिए कुछ और किताबें भी हवाला जाती किताबें हैं, जैसे नामियाती केमिस्ट्री हिमांशु पांडे की है, जी जी, फिजिकल केमिस्ट्री ओपी टंडन की है। क्या इन किताबों का रेलेवेंस नीट के इम्तिहान की तरह तैयारी में किस तरीके से हो सकता है? हाँ, आप उनको जो है ना कंपेयर करके डाल सकेंगे। जी, आप कंपेयर करके देख लीजिए। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, अगर ये किताबों में वो सिलेबस के सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और तो हमारे कई जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने हमें कई सारे सवाल दिए हैं, और एक बार फिर हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉल आ रहे हैं उनका, उनसे सवाल लेते हैं। हेलो जी सर, मैं अब्दुल रब से बात कर सकता हूँ? जी जी, आपकी बात हो रही है, आप अपना सवाल बताएं। सर, मेरे बेटे ने अभी नीट पीजी का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है जी, और हम लोग उसमें आते हैं ओबीसी के अंदर। अच्छा, ओबीसी के अंदर आप आते हैं और आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, तो आपका सवाल क्या है? मेरे को कहाँ मिलेगा एडमिशन?
अच्छा, वो पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्वालिफाई किया है नहीं, और वो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप ओबीसी में कैसे आते हैं, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है ओबीसी के लिए? ओबीसी का ये एक सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पिछड़ी जाति का, कौन सी कास्ट का है? नॉन क्रीमी लेयर है। नॉन क्रीमी लेयर कौन सी कास्ट का है? तो छीपा 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 छिपा। चीपा का है। अच्छा, जी जी जी। जो रैंक क्या आया है? रैंक 257 जस्ट क्वालिफाइड हुआ है। 257 स्टेट का रैंक है या ऑल इंडिया रैंक है? अभी का 257 आया जिसमें वो क्वालिफाइड हुआ है। नहीं नहीं, सही है, रैंक बता रहा हूँ, मार्क्स नहीं पूछ रहा हूँ आपको, रैंक बता रहा हूँ। रैंक का तो अभी मार्कशीट नहीं आया है। अच्छा, मार्कशीट अभी उनके पास नहीं आई है नहीं रैंक नहीं, अच्छा मार्कशीट नहीं, क्यों रैंक तो डिक्लेयर हो चुका ना, आपको जो है ना बता दिया गया है रैंक, ऑनलाइन अपलोड भी कर लिए हैं कई बच्चे एडमिट रैंक कार्ड। अच्छा जी हाँ, आप पहले अपलोड करके देख लीजिए, अगर आपका रैंक जो है ना 10,000 के अंदर आता है तो आप जो है ना किसी भी नॉन क्लिनिकल के लिए उम्मीद कर सकते हैं, और हो सका तो क्लिनिकल का भी जो है ना आखिरी हिस्से में मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। 10,000 के अंदर होगा। 10,000 के अंदर अगर रैंक आपका आता है ऑल इंडिया का, तो फिर स्टेट में वो रैंक क्या बनेगा उसके एतबार से, क्योंकि कई कोर्सेस हैं जिसमें जो है आपको जनरल मेडिसिन है, डर्मा है, रेडियो है, ये टॉप के कोर्सेस हैं। तो इनसे अगर नहीं भी तो आपको नीचे जो है कोर्सेस हैं उसमें भी मिल सकता है, और या नहीं तो डिप्लोमास हैं कई, और नॉन क्लिनिकल हैं, तो उसमें भी जो है ना इंशाल्लाह आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप ओबीसी में हैं, तो इसीलिए मैं वो कर रहा हूँ। चलिए, उम्मीद है कि आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। और थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। और हमारे कुछ और दर्शक हैं जिन्होंने हमारे से सवाल किया था कि वो तेलंगाना में फर्स्ट क्लास से 9th तक उन्होंने तालीम हासिल की है। अच्छा। और सिर्फ 10th में दिल्ली में रहकर उन्होंने डिस्टेंस कोर्स किया और उसके बाद वापस तेलंगाना आ गई और उन्होंने तेलंगाना से ही 12th किया। चलिए, पहले इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, हेलो हेलो जी, आवाज सुन सकते हैं आप मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी, अपना सवाल बताएं। हाँ जी, हमारा सवाल ये है कि हम साइंस के स्टूडेंट है तालिब इल्म में जी। हमें एमबीबीएस करना है, तो इंडिया से मतलब आउट ऑफ कंट्री से कर सकते हैं या इंडिया से कर सकते? जी, आपने सवाल जी सुना, आप जी जवाब जी दीजिए। जी, नहीं, देखिए आप पहले ये बताइए मुझे कि आप इंडिया से क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं? क्योंकि सर हमें कॉल आ रहे हैं कि हमारे पास से कीजिए बोल। अच्छा, वही आप एजेंट से आपको कॉल कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ। यहाँ से करिए, हमारे पास से देखिए, करिए। आप चाहे इंडिया तो से कॉल आ रहे हैं। आप चाहे इंडिया से एमबीबीएस करेंगे या बाहर से एमबीबीएस करेंगे, आपके लिए ये बात कंपलसरी है कि आपको नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपको जो है ना इंडिया में एडमिशन मिलता है, और आपको जो है ना बाहर जाने के लिए कोई मौका मिलता है। बाहर की भी जो यूनिवर्सिटीज़ है, आप जब तक नीट क्वालिफाई आप नहीं करते, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है ना आपको नहीं बुलाया जाता है। तो आपको नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो अब मुझे ये बताइए कि आपके कैंडिडेट जो है वो 10+2 कर चुके, आईपीई इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट हो गया। तो नीट की कोई कोचिंग लिए हैं कहीं पर? नीट की कोचिंग चालू है, तो बहुत अच्छा है। अभी आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, 6 अप्रैल तक के आपको टाइम है फॉर्म फिलअप करने का। आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, करके कैंडिडेट अगर से थोड़ी सी मेहनत कर लें तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप कहाँ पे रहते हैं आप? आदिलाबाद में रहते हैं, बहुत अच्छा है। तो तेलंगाना के कैंडिडेट को जो है ना अगर 500 550 मार्क्स भी आते हैं तो अल्लाह ने चाहा तो जो है ना यहाँ पे हमारी किसी ना किसी कॉलेज में उनको एडमिशन मिल सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है नीट में। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम सवाल ये पूछ रहे थे, हमारे एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो है 9th यहाँ से हैदराबाद से किया, 10th वो फिर से चली गई दिल्ली, और वो फिर 11th और 12th उन्होंने फिर से यहाँ से किया। तो अब उनका सवाल ये है कि क्या वो तेलंगाना की लोकल कैंडिडेट रहेंगी या नॉन लोकल या अनरिजर्व्ड या फिर एनआरआई में उनको ट्रीट किया जाएगा? जी जी जी, बड़ा अच्छा सवाल है जी। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि KNRHS जिसके तहत हमारा तेलंगाना का जो है ना मेडिकल एडमिशन्स होते हैं, कॉलेज नारायण यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस जो वरंगल की यानी स्थित है, तो उसका जो प्रॉस्पेक्टस है कन्वेनर कोटा के लिए, उस प्रॉस्पेक्टस में खुली तरीके से ये बात लिखी हुई है कि अगर आप कोई भी कैंडिडेट 6th से 12th तक, फ्रॉम 6th क्लास टू 12th क्लास कंटिन्यूअस तेलंगाना स्टेट में किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी यानी टाउन में आप रह के पढ़े हों,
और यहाँ से जो है ना आप 12th पास किए हों, तो 7 साल अगर मुकम्मल तौर पे आप तेलंगाना में पढ़े हैं तो तभी आप लोकल में आएंगे। अगर आपका 6 महीने भी गैप आ जाता है, छूट जाता है, तो आप लोकल कैंडिडेट में ट्रीट नहीं होंगे। यानी अब वो 10th जो है उन्होंने वो दिल्ली से की, तो इस वजह से वो लोकल नहीं वो लोकल नहीं आएंगी। जी। अब इनके लिए एक दूसरा रास्ता ये है कि क्योंकि ये 1 साल का गैप इनको आ गया है, तो 1 साल का आप गैप सर्टिफिकेट भी ले लेंगे। और दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ पर 15% अनरिजर्व्ड कैटेगरी में नॉन लोकल में क्लेम कर सकती हैं कैंडिडेट। शर्त ये है कि उनके पास जो है ना मेरिट रैंक आना चाहिए, पहली चीज उनको मेरिट में आना चाहिए, क्योंकि 15% मेरिट कैंडिडेट में लिया जाएगा इनको। और दूसरे इनके आइदर ऑफ द पेरेंट, मतलब वालिद या वालिदा, दो में से किसी एक का तेलंगाना स्टेट में 10 साल यानी स्टे किए हैं, ये बताने के लिए जो है ना MRO ऑफिस से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। 10 or more years फादर और मदर दे हैव स्टेड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना फॉर 10 or more years, अगर वो रेसिडेंस सर्टिफिकेट इनके पास होता है और ये 15% अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेरिटोरियस आती है, तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह उनको यहाँ पे लोकल स्टेटस मिलेगा, नॉन लोकल कैंडिडेचर में आएंगे। ओके, मतलब लोकल स्टेटस मिल जाएगा लेकिन वो नॉन लोकल कैंडिडेट कहलाएंगे, अनरिजर्व्ड कोटा की तहत इनको लिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। हालांकि हमारे एक्सपर्ट ने कई बार तफसील से इस मामले पर बात की है, फिर भी हैदराबाद के कुछ छात्रों ने सवाल किया है कि क्या BCE सर्टिफिकेट होल्डर, जो BCE सर्टिफिकेट होल्डर हैं, वो OBC के तहत आते हैं या नहीं, या जनरल में अप्लाई करेंगे वो लोग? ये काफ़ी बार इस पर गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों के कुछ डाउट्स बाकी हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि BCE जो सर्टिफिकेट है, ये सिर्फ हमारे पास तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 2 स्टेट में ही इसकी वैलिडिटी है। ये सिर्फ 2 स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए ही वैलिड है। ये आप किसी दूसरे स्टेट में आप जाएंगे तो इसकी वैलिडिटी नहीं होती है। ओके। और दूसरी चीज ये है कि BCE जो रिजर्वेशन है 4% का, एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर मुस्लिम्स है। ओके, ओनली फॉर मुस्लिम्स ऑफ तेलंगाना एंड AP। ओके। तो जाहिर है कि OBC में जो है ना सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, कई रिलीजन आते हैं, कई कैटेगरीज आते हैं, कई कैस्ट आते हैं। तो OBC में मुस्लिम जो यानी कैंडिडेट्स हैं, अच्छा, OBC में कंसिडर होने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जो है ना नोटिफाइड लिस्ट है, जिसमें वो लोग कैस्ट बता दिए हैं कि सिर्फ यही लोग जो है ना OBC के तहत आते हैं। तो उसमें जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, वो सिर्फ 4 लोग हैं जो उसमें कंसिडर किए जाते हैं OBC में। एक है लद्दाफ, जिसको हम नद्दाफ भी कहते हैं, पिंजारा भी कहते हैं, दूधेकलोल्लू भी कहते हैं एक, और दूसरे है खस्साब, जिसको हम अहले खुरैश भी कहते हैं, कटकोल्लू भी कहते हैं। तो ये, और तीसरा है भंगी यानी मेहतर, जिसको हम भंगी कहते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं। और चौथे हैं फ़कीर के माने ये भिखारी नहीं, रोडों पे जो भीख मांगते हैं वो भिखारी नहीं, जो खानदानी फ़कीर होते हैं, जो फ़ुक्र से जिसका ताल्लुक है, तो वो लोग। ये तो 4 मुस्लिम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो OBC में आते हैं। इनके अलावा कोई OBC में नहीं आता। इसीलिए हमारे BCE कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो OBC में ऑप्ट नहीं करें, एप्लीकेशन जब फिलअप करेंगे तो वो जनरल में ही करेंगे। अच्छा, वो BCE में ना करके जब वो अपना वो फिल करेंगे तो जनरल कैटेगरी में करेंगे। हाँ, जब आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा, आपका रैंक डिक्लेयर हो जाएगा, और आप जब यहाँ पर KN और UHS में स्टेट की यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करेंगे, उस वक्त आप BC लगाएंगे। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का एतराज ये भी है कि सर फिर हम BC सर्टिफिकेट निकाल के फ़ायदा क्या हुआ। तो फ़ायदा ये है कि आपको स्टेट में कंसिडर किया जाएगा 4% में, जिसका जो है ना सबसे कम कट ऑफ, लास्ट ईयर का जो हमारा कट ऑफ है 422 मार्क्स की BC कैंडिडेट को एडमिशन मिला है MBBS में, जबकि मुस्लिम माइनॉरिटी आयन मेडिकल का जो 423 मार्क्स के कैंडिडेट को मिला है। तो BC का ही एडवांटेज आपको मिलता है। तो स्टेट की हद तक ही आपको मिलेगा, चाहे आप आंध्रा में लीजिए या तेलंगाना में लीजिए, ये 2 ही स्टेट। आप बाजू के कर्नाटक में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे भी तो आपको नहीं मिलेगा। तो सवाल लेने से पहले एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि आप अभी इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना है 04066666651। एक बार फिर से मैं आपको नंबर बता रहा हूं, आप मुंसिफ टीवी के नंबर पर कॉल कर सकते हैं 04066666651, यानी कि जो 66 है ये 6 टाइम 6 है, और उसके बाद आप 51 करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे पास बैठे हुए हैं, तो नीट से रिलेटेड जो भी आप लोगों के सवाल हैं वो आप अभी हम लोगों को लाइव कॉल पर कर सकते हैं। सवाल एक और हमारे पास आया था एक कैंडिडेट का हमारा, तो कुछ कैंडिडेट का सवाल ये है कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड को लेकर
ये सवाल है, उन्होंने पूछा है कि ये 7 कोड जो है इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है, क्या ये 7 कोड असल में है क्या? देखिए, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड एनटीए ने जो डिक्लेयर किया है वो 7 कोड ज़रूर किया है, लेकिन हमारे पास 2 कोड की अहमियत है। हम पूरे 7 पे इसलिए जब यानी डिस्कस नहीं करेंगे कि वो कोई हमारे बच्चों को और कंफ्यूज करके छोड़ देगा। तो कोड नंबर 1 जो है उसका क्वालिफाइंग का, वो कोड नंबर 1 उन बच्चों के लिए अप्लीकेबल है जो अब इंटर का एग्जाम लिख रहे हैं। जबकि हमारे पास 15 मार्च से जो है ना इंटर का एग्जाम शुरू हुआ है, तो जो बच्चे इंटर का एग्जाम 15 मार्च से लिख रहे हैं और जो रिजल्ट के लिए वेट करेंगे, जो इंतजार करेंगे रिजल्ट का, वो बच्चे कोड 1 जो है ना एप्लीकेशन में डालेंगे। और जो तेलंगाना में जो बच्चे पढ़े हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के तहत, चाहे वो तेलंगाना में पढ़े हो या आंध्रा में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के तहत, वो बच्चे जो है ना कोड नंबर 3 डालेंगे। और फिर इससे हटके एनआरआई जो बच्चे हैं हमारे यहाँ के, तेलंगाना के, ये हैदराबाद के ही हैं, जो बाहर यानी 1st to 12th बाहर ही तालीम हासिल की है, लेकिन वो यहाँ का लोकल स्टेटस लेना चाहते हैं, फर्ज कीजिए, तो वो लोग कोड नंबर 7 डालेंगे। तो ये 3 कोड हमारे तेलंगाना के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, और ज़्यादा आप दूसरी चीज़ों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी नीट में पास हो चुके हैं या रिपीट कर रहे हैं या जो है ना ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं, तो उनके लिए कोड नंबर 3 है। जो इस साल एग्जाम अभी लिख रहे हैं जिसका रिजल्ट अवेटेड है, वो कोड नंबर 1 डालेंगे। और जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं हमारे तेलंगाना के, वो लोग कोड नंबर 7 डालेंगे। मैं फिर से एक सवाल की तरफ आता हूं जी। आपने एक कोड को लेकर कहा, तो जो एनआरआई हैं जिन्होंने 12th तक की पूरे एग्जामिनेशन या पढ़ाई जो की है वो बाहर से की है, तो वो उनको यहाँ पर लोकल स्टेटस नहीं मिलेगा, उनको एनआरआई ही स्टेटस दिया जाएगा। हाँ, ये यहाँ पे एक छोटा सा जो है ना क्लैरिफिकेशन में ये देता चलूँ कि जो कैंडिडेट्स एनआरआई हैं और जिन्होंने अपनी पूरी तालीम 12th तक बाहर से इंडिया हमारे तेलंगाना से बाहर किए हुए हैं, तो वो जाहिर है कि वो एनआरआई में ही ट्रीट होंगे। लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है और KNRUHS, कॉलेज नारायण यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है ना, इनको एक छोटा सा जो है ना ये एक वो दिया है, मौका दिया है, जिसको हम मराद कहते हैं उर्दू में। तो उसके तहत अगर अभी जैसे कि मैंने अभी बताया था कैंडिडेट का जो 9th 1 साल का गैप लिए हुए, अगर ये कैंडिडेट जो वहाँ के यानी अभी देखिए हमारे पास जो है ना एग्जामिनेशन सेंटर्स बाहर भी बना दिए गए हैं आउट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे 13 कंट्री यानी सेंटर्स में जो है ना बाहर आउट ऑफ इंडिया भी जो है ना एग्जाम हो रहा है। तो ये बच्चे वहीं पर एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर एडमिशन के लिए आएंगे और उनको अगर लोकल स्टेटस लेना होगा, तो वो NL के तहत आएंगे, नॉन लोकल के तहत आएंगे। अगर उनके पास उनके पेरेंट्स का, जैसा कि अभी मैंने बताया, फादर और मदर दोनों में से किसी एक का जो है ना रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो ये बताता हो कि वो यहाँ पर 10 साल जिंदगी के किसी भी हिस्से में, माँ या बाप जिंदगी के किसी भी हिस्से में तेलंगाना स्टेट में अगर 10 साल या 10 साल से ज़्यादा रह चुके हैं, तो उनके बच्चों को जो है ना यहाँ पर 15% मेरिटोरियस अनरिजर्व्ड कैटेगरी में नॉन लोकल कैंडिडेट के तहत कंसिडर किया जाएगा। सारे लोकल बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, तो हमारे पास कुछ सवाल विदेशों से भी आए हैं जिन्होंने जिसमें सऊदी अरब और अमीरात से कुछ कैंडिडेट्स ने हमसे सवाल पूछा है। तो उन्होंने कहा है कि उनकी तालीम 8 तक यानी 8वीं क्लास तक विदेश में हुई है। इस सवाल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले एक सवाल ले लेते हैं। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो मुंसिफ टीवी। हेलो जी, आप अपना सवाल बताइए। ये जो बच्चे इंटरमीडिएट में जी साइंस ग्रुप के हैं, ठीक है, तो फाइनल ईयर के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं क्या? जो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका जवाब दिया है। ये कैंडिडेट एक बार हम फिर अपने चलिए फिर मैं रिपीट कर देता हूँ जी। देखिए, अगर कोई भी कैंडिडेट इस साल 15 मार्च से एग्जाम दे रहे हैं 12th का, हमारे पास इंटर का एग्जाम शुरू हो चुका है ना 15 मार्च से, आप मुझे सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। 15 मार्च से हमारे पास एग्जाम शुरू हो चुका है ना जी। वो बच्चे अगर नीट एग्जाम देना चाहते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी। लेकिन शर्त ये रहेगी, अच्छा इनको कोड लगेगा, एक नंबर वन कोड लगाएंगे ये जी। और दूसरी शर्त ये रहेगी कि ये बच्चा 50% मार्क्स लेकर इंटर पास करना जरूरी है। ये इंटरमीडिएट में जो मार्क्स लगाते ना बच्चे, वो उसका वेटेज कुछ मिलेगा क्या?
नहीं, वेटेज नहीं मिलेगा। आप नीट में एंटर होने के लिए मिनिमम जो आपके मार्क्स क्वालिफाइंग है वो है 50% ऑफ सब्जेक्ट्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, ये कंपलसरी है। अगर ये नहीं आते हैं तो आप जो एप्लीकेशन दे रहे हैं इस वक्त, वो एप्लीकेशन आपका कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये बच्चे उर्दू मीडियम के हैं, जी। पूरे सेंटर्स में उर्दू मीडियम का पर्चा मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, हमारे नीट का जो एग्जाम है वो 13 जबान में होता है। नीट का जो एग्जाम है वो 13 जबान में होता है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, ये 3 जबानों को छोड़कर दूसरी 10 जबानों में भी ये पर्चा आता है। तो इसमें आप जो बच्चे इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो उनको सिंगल लैंग्वेज पेपर दिया जाएगा, और जो बच्चे जैसे कि आपने कहा कि उर्दू में पेपर लिखना चाहते हैं, तो उनको जो है ना बाइलिंगुअल पेपर दिया जाएगा। इंग्लिश और उर्दू दोनों आएंगे, लेफ्ट में इंग्लिश रहेगी और राइट में उर्दू रहेगा, वही सवाल रहेगा। तो उस सवाल को जो है ना, आप जाहिर है कि उधर OMR में तो आपको लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां तो खाली आपको बबलिंग करनी है। ओके, तो शुक्रिया। हाँ, तो आप उर्दू में सवाल पढ़ लीजिए, उस नंबर को आप बबल कर लीजिए, ABC जो भी आएगा उसमें आप बबल कर लीजिए, 4 ऑप्शन। चलिए, ये हमारे कॉलर हमारे साथ थे और हम सवाल कर रहे थे। मैं भी आपसे एक सवाल कर रहा था। जो हमारे दर्शक हैं जो सऊदी अरब से और अमीरात से जुड़े हुए हैं, जी, जी, तो उन्होंने पूछा था कि उनकी तालीम 8वीं क्लास तक विदेश में हुई है जी। और 9वीं से लेकर 12वीं तक उन्होंने हैदराबाद में तालीम हासिल की है। अच्छा। अब वो जानना चाहते हैं कि चूंकि वो 4 साल यहाँ पढ़े हैं, तो क्या वो लोकल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पर भी हमारे लोगों में कुछ गलत फहमी है जी। लोकल और नॉन लोकल को लेकर। प्रॉस्पेक्टस के एतबार से ये जो 9th 10th और 11th 12th जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, वो जो अप्लीकेबिलिटी है वो हमारे 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्रायर टू बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बाइफर्केट होने से पहले जो है ना, आज भी 3 यूनिवर्सिटी है हमारी। तो ये जो रूल बना हुआ था, जो 10 साल तक अप्लीकेबल है, 2023 तक, इस साल तक वो अप्लीकेबल रहेगा। आइंदा साल हो सकता है कि रिन्यूअल करते हैं तो फिर आगे बढ़ जाएगा, नहीं करते हैं तो फिर इसको रोका जाएगा। तो उस रूल की तहत जो कैंडिडेट्स, देखिए हमारे 3 जो यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया, आंध्रा और श्री वेंकटेश्वरा। उस्मानिया जो है वो तेलंगाना की है, आंध्रा जो है ना वो आंध्रा को डील करती है, और श्री वेंकटेश्वरा जो है ना रायलसीमा के बच्चों को डील करती है। तो ये जो 4 साल का जो कंडीशन है वो उन बच्चों के लिए है जो ये 3 यूनिवर्सिटी में किसी एक जगह पर पढ़े। मिसाल के तौर पे कोई बच्चे यहाँ पर बाइफर्केशन से पहले हैदराबाद में 8th तक पढ़ लिए, और बाद में हो सकता है उनके वालिद का ट्रांसफर हो गया, यहाँ से विजयवाड़ा चले गए समझिए, तो 9th 10th 11th 12th वो विजयवाड़ा में पढ़े हैं, तो वो विजयवाड़ा के लोकल कहलाएंगे। अच्छा। 4 साल के ये जो बच्चे NRI जो करके आ रहे हैं ना, उनके लिए इससे पहले मैंने जो बताया कि 10 ईयर पेरेंट्स का सर्टिफिकेट प्लस और 7 ईयर्स कंटिन्यूअस वो अगर यहाँ पढ़े हैं तो ही वो लोकल में आएंगे, वरना उनको जो है ना नॉन लोकल में ट्रीट किया जाएगा, जिसके लिए उनके पेरेंट्स का रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, और वो मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगे 15%। दर्शकों, एक बार फिर बता दें कि आप अभी भी हमारे जो यहाँ पर सवाल ले रहे हैं, हमारे जो एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं वो उनसे आप सवाल कर सकते हैं। आपको मुंसिफ टीवी के नंबर पर कॉल लगाना है। नंबर एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 04066666651, 04066666651। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ कॉल्स आए थे इस प्रोग्राम से पहले, तो उन्होंने एक सवाल पूछा हमारे कैंडिडेट्स ने। वो सवाल है फोटो को लेकर। कई कैंडिडेट्स का सवाल है कि किस तरह की फोटो निकालें जिससे उनको इस फॉर्म को फिलअप करने में आसानी हो। जी, तो दरअसल आपको इंस्ट्रक्शंस में खुली तरीके से बता दिया गया है NTA के फॉर्म फिलिंग के, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आप जब फोटो लेंगे, पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज 2 फोटोज आपको लेनी है। तो जाहिर है कि ये एक फ़ोटो आप ले लेंगे तो आजकल जो है ना टेक्निकली इतना हम इम्प्रूव्ड हैं कि आप पासपोर्ट साइज भी उसी से बना ले सकते हैं, पोस्ट कार्ड साइज भी उसी से बना ले सकते हैं। उसके कंडीशंस ये हैं कि आपका बैकग्राउंड जो हो वाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड जो फोटो का होना चाहिए, पीछे का जो बैकग्राउंड होता है फोटो का वो व्हाइट होना चाहिए, और कम से कम आपका जो चेहरा है 80% क्लियर विजिबल होना चाहिए। 80% क्लियरली विजिबल होना चाहिए। जाहिर है हमारे पास तो पूरा 100% क्लियरली विजिबल होता है, लेकिन कुछ फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि वो उनको जो है जो स्कार्फ लगाती हैं पर्टिकुलरली उन कैंडिडेट्स को ये कान जो है खुले कर रखने पड़ेंगे, कान बताने पड़ेंगे। स्कार्फ जो है ना कान के पीछे से लेना पड़ेगा,
तो फोटो अच्छा, में मतलब फोटो में कान भी दिखने चाहिए, उनके दोनों कान भी दिखने चाहिए चेहरे के साथ साथ। तो ये बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, 80% कम से कम विजिबिलिटी होना चाहिए। जाहिर है कि वो स्कार्फ अगर चाहिए यहाँ तक क्या गया समझिए आप, पेशानी पूरा ढाक लिए आप जी। और ये हिस्सा पूरा कवर कर लिए, तो 80% नहीं आता है। हाँ। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि ये कान के पीछे से आपका स्कार्फ रहेगा और ये यहाँ पे गले में बांधेंगे आप, तो आपका 80% जो है ना कवर हो जाएगा। तो ये जो है ना पासपोर्ट हो चाहे इसके लिए पोस्ट कार्ड के लिए हो। और दूसरा इसका कंडीशन ये है कि फोटो के नीचे जो हमारे ये हिस्से में आता है, मतलब जहाँ नाफ के करीब जो आता है, वहाँ पर जो है ना आपका नाम होना चाहिए और डेट ऑफ फोटोग्राफी होना चाहिए। जिस दिन आप फोटो लिए हैं वो डेट होनी चाहिए, क्योंकि एनटीए आपका रीसेंट फोटोग्राफ पूछ रहा है। ओके। तो रीसेंट फोटोग्राफ का प्रूफ चाहिए ना उनको जी। तो आप कब लिए, हो सकता है कि मैं 2 साल पहले की फोटो लगा के रिसेंट कहूंगा, तो उसके लिए एनटीए ने आपसे यानी वो किया है कि उसमें जो है ना आप कंप्यूटर में जिस दिन फोटो लेंगे उसके नीचे अपना नाम भी लिखेंगे कंप्यूटर के जरिए, और डेट ऑफ फोटोग्राफी जो डेट है आप फोटोग्राफ लिए हैं, वो कुछ बच्चे डेट ऑफ बर्थ डाल दिए हैं इससे पहले, तो वो गलती मत कीजिए। तो पासपोर्ट साइज पे भी और पोस्ट कार्ड साइज पे भी, दोनों पर भी जो है ना आपको डेट ऑफ फोटोग्राफी डालना ज़रूरी है, ये साबित करने के लिए कि आपकी फ़ोटो रिसेंट है। तो मुझे लगता है कि हमारा ये सवाल क्लियर हो गया होगा कि 80% जो आपका फोटो है वो क्लियर होना चाहिए। कान, जो लड़कियां अक्सर हिजाब वगैरह पहनती हैं, उनके कान दिखने चाहिए, और उसके अलावा जो फोटो पर है आपका नाम और डेट ऑफ फोटो, यानी कि वो आपका अभी हाल ही का फोटो है, ये दर्शाने के लिए आपको उसमें वो करना पड़ेगा। इसी तरह हमारे पास फोटो से रिलेटेड ही सवाल है, समझिए ये इस तरह के सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को लेकर भी उन्होंने पूछा है कि फिंगरप्रिंट्स और थंब इम्प्रेशन और इसको लेकर किस तरह से इसको करना चाहिए, ये भी आप क्लियर कर दीजिए। जी देखिए, जहाँ तक फिंगरप्रिंट्स, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर का सवाल है, मैं तो कैंडिडेट को मशवरा यही दूंगा कि आप लोग किसी ऐसे इंटरनेट पर चले जाइए जहाँ पर डिजिटल पैड होता है। जी। तो डिजिटल पैड में होता ये है कि वहाँ पर जो है ना आपको डिजिटल पेन भी मिलता है, तो आप सिग्नेचर उस पर भी कर दे सकते हैं और स्पेसिफिकेशन एग्जैक्ट आएगा आपका डिजिटल पे जाने से। और दूसरा जो है थंब इम्प्रेशन और फिंगरप्रिंट्स का जो मामला है, वो भी डिजिटल पैड पे अगर आप जाके लगाएंगे तो वो आसानी के साथ वो स्केच ले लेगा, इमेज ले लेगा और अपलोड करेगा। फर्ज कीजिए किसी आपको जो है आपके करीब में या जो है ना आपके दफ्तरस में वो फैसिलिटी नहीं है, तो कैंडिडेट्स एक और काम कर सकते हैं कि एक वाइट पेपर ले लीजिए, लेके ब्लू पेन या ब्लू बॉल पेन या ब्लैक बॉल पेन, दो में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं। आप उस वाइट पेपर पे सिग्नेचर कीजिए, ठीक है, करके उसकी फ़ोटो ले लीजिए, लेके आप उसको जो है ना अपलोड कीजिए। अच्छा, मतलब अगर जिन लोगों के पास में ये सुविधा उपलब्ध है कि वो डिजिटली साइन कर सकते हैं और डिजिटली थंब दे सकते हैं, तो वो इस तरह से कर सकते हैं। और जिनके पास नहीं है वो एक वाइट पेपर लेंगे, वाइट पेपर पे ब्लू या ब्लैक डॉट पेन से उस पर साइन करेंगे, उसका फोटो लेके उसको अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे ही जो है ना फिंगरप्रिंट का भी मामला है जी। फिंगरप्रिंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वाइट पेपर पहले ले लीजिए आप A4 साइज का, ठीक है, A4 साइज को जो है ना आप आड़ा कर लीजिए, करके जो है ना इंक पैड लीजिए। ठीक है, इंक पैड में ब्लू इंक का पैड लेना है आपको, रेड इंक का या ब्लैक इंक का नहीं लेना है, ओनली ब्लू इंक। तो वो लीजिए आप, लेके अपने चारों उंगलियां और थंब को जो है ना इंक लगाइए। ठीक है, लगाने के बाद पहले एक दूसरे पेपर पर, रफ पेपर पर उसको लगा के देख लीजिए। हमारे पास एक कॉल आ रहा है, हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनका कॉल लेंगे और इस टॉपिक पे हम बात करेंगे दोबारा से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप अपना सवाल पूछिए। ये सवाल ये था कि जैसे नीट और JEE के लिए जो सिलेबस होता है वो NCERT का होता है ना जी। तो इसमें सर दिक्कत ये है कि हम लोग जैसे महाराष्ट्र स्टेट में है तो यहाँ पे रियासत का अपने स्टेट बोर्ड होता है, तो बच्चे इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं और फिर अचानक वो NCERT का सिलेबस आ जाता है, तो ये दोनों कंफ्यूजन किस तरह से मिटा सकते हैं? नहीं, आप अगर से NCERT को फॉलो करेंगे तो आपको दूसरे सिलेबस की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप NCERT देखिए, नीट का जो एग्जामिनेशन है 99% आपको NCERT पे जो है ना बेस करता है। आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो NCERT सिलेबस से ही आएंगे।
चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के हो, चाहे इंग्लिश के हो, मराठी के हो, कन्नड़ के हो, किसी के भी हो, एनसीईआरटी बेस का ही आएगा। तो आपके कैंडिडेट को चाहिए कि वो जो है ना एनसीईआरटी पर ही मैक्सिमम कंसंट्रेट करे। और अगर ऑनलाइन क्लासेस भी वो लेते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी को बेस करके ही हमको चलना है, कॉन्सेप्चुअल भी और सब्जेक्टिव भी, दोनों भी। जी हाँ, तो आप दूसरा अगर देखिए, दूसरे कोर्स आप ले सकते हैं, लेकिन उनको कंपेयर करके देखना पड़ेगा आपको कि ये एनसीईआरटी का जो सिलेबस दिया गया है उससे रिलेटेड है या नहीं है। अगर उससे रिलेटेड है उससे भी आप जो है ना नॉलेज गेन कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कोई और सवाल है आपके पास? यही तो यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है ना, जैसे स्टेट बोर्ड होता है, हमारे जो बच्चे हैं मतलब 10वीं तक स्टेट बोर्ड में पढ़ाई करते हैं, और वो उसके बाद फिर वो एनसीईआरटी की उनको अलग से पढ़ाई करनी पड़ रही है। नहीं, सभी स्टेट का आपका ही प्रॉब्लम नहीं है, ये हर स्टेट का है। हर अब देखिए हमारे पास तेलंगाना में जो है ना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का सिलेबस अलग है, वो पढ़ाते हैं, नीट का सिलेबस अलग है, तो इसके लिए आप कोचिंग लेनी पड़ेगी ना। जब आप कोचिंग लेंगे, देखिए अगर चाहे आईपीई कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो साथ में आप कोचिंग लेंगे नीट की भी, तो नीट में जो पढ़ाया जाएगा वो एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाया जाएगा, और आईपीई का जो सिलेबस होगा वो स्टेट बोर्ड का होगा। वो इसमें उर्दू में ऑप्शन अवेलेबल है? क्योंकि ये उनका सवाल है कि क्या उर्दू में ऑप्शन अवेलेबल है? बिल्कुल बिल्कुल है ना साहब, हमारे पास 13 लैंग्वेजेस में जो है ना एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अच्छा, जिसमें जो है ना उर्दू भी शामिल है, और जो लोग उर्दू ऑप्ट करते हैं उनको बाइलिंगुअल पेपर आएगा। लेफ्ट में इंग्लिश रहेगा पेपर का, राइट में उर्दू रहेगी। जी हाँ, जी हाँ, उर्दू और इंग्लिश दोनों रहेंगे। अब जाहिर है कि ओएमआर तो जो है ना आपको लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरी नहीं है ना, वो तो खाली बबलिंग करना है आपको, तो ओएमआर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ेंगे, अगर चाहे आपको उर्दू में पढ़ना है तो उर्दू में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, सवाल दोनों एक ही रहेंगे। अच्छा, आसानी हो जाती, कुछ इंग्लिश में कुछ सवाल भी मुश्किल होती। जी 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 जी, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, बच्चों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाइलिंगुअल आएगा पेपर, बाइलिंगुअल आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे इससे पहले कि एक अहम टॉपिक पर हम बात कर रहे थे, उसको लेकर फिंगरप्रिंट्स और इन सारे मसले को लेकर बात हो रही थी। तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अपना सवाल करें आप। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हैदराबाद से मुंतजिब खान बोल रहा हूँ। जी माशाल्लाह, जिस तरह से सवालात आ रहे हैं और अब्दुल रब साहब डिटेल दे रहे हैं, उससे काफी कुछ समझ में आ रहा है कि किस तरह से फॉर्म भरना चाहिए, डेट क्या होती है, जी, फोटो किस तरह ली जानी चाहिए, डेट से किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं इससे थोड़ा हटकर रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जी बताइए। मेरा बेटा है, उसके मार्क्स साइंस में बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है जी, साइंस में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, जबकि मैं चाहता हूँ कि वो मेडिकल के लिए जाए, क्योंकि उसके मार्क्स साइंस में बहुत अच्छे हैं जी, और वो इंजीनियरिंग करना चाहता है। मैंने उसका माइंडसेट नोट किया, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग की तरफ उसका रुझान जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वहां पर कामयाब हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि वो इस बात को समझे कि उसको साइंस में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और उसे जो है मेडिकल की तैयारी करनी चाहिए। तो इसके लिए अब मैं परेशान हूँ किस तरह इस मसले को डील किया जाए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि साइंस से मतलब जो है ना 4 सब्जेक्ट हैं हमारे। जी हाँ सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी। तो आपका बच्चा कौन सी क्लास में है अभी? वो 12th में है अभी। 12th में है, तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या लिया हुआ है? ये है जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। जी, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स केमिस्ट्री ये लिया। तो जाहिर है कि जब ये यानी सब्जेक्ट वो लिया है तो वो इंजीनियरिंग की तरफ जा ही नहीं सकता। इंजीनियरिंग की तरफ वही कैंडिडेट जा सकता है जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिया हो। जी हाँ, तो फिर आपका बच्चा जो है ना अगर कोशिश करता भी है इंजीनियरिंग में जाने के लिए, तो उसको वहां पर जो है ना एंट्री नहीं मिलती है ना। अब उसको तो जो है ना साइंस सब्जेक्ट्स में ही या तो मेडिकल कोर्सेज में जाना पड़ेगा। मुझे दरपेश है, उसका ग्रुप जो है जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री है। जी,
जी। हाँ, लेकिन अब वो इनकार करता है कि मुझे मेडिकल नहीं करना है, मुझे जो है इंजीनियरिंग जाना है। तो फिर उसको रिपीट करना पड़ेगा 11th एंड 12th, फिर हाँ, रिपीट वही करना तो मैं पड़ेगा जानना मैथ चाह से। रहा हूँ कि अब किस तरह उसको हल किया वैसा नहीं, जाए, आप और ये भी बच- चाहता हूँ मैं कि उसका साल भी वेस्ट ना हो। नहीं, तो आप बच्चे को जो है ना काउंसिल करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, हमारे पास एक जो मसला है कि हम हमारे बच्चों को जो है सही ढंग से काउंसिल नहीं कर पाते। जी जी जी। मुश्किल यही है। देखिए, मिसाल के तौर पे मैं अपनी, देखिए, मैं जो भी मिसाल दूंगा मैं अपने ऊपर या तो गुजरी हुई देखूंगा, बताऊंगा, या फिर जो है ना मैंने किसी को करते हुए देखा है वो बताऊंगा मैं आपको। तो मैं अपनी बच्ची के बारे में आपको बताता हूँ। मेरी मंझली लड़की जो डॉक्टर बुशरा सुल्ताना है, जिसके लिए मैं ये, हालांकि मेरा ये काउंसलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, जी। लेकिन जो तकालीफ में बच्ची के एडमिशन के उसमें झेला था, तो उनको जो है ना ये सोच करके हमारे और दूसरे लोगों को तकालीफ नहीं पहुंचे, मैं इस फील्ड में जो है ना अपने आप को परफेक्ट किया हुआ। जी। तो मेरी बच्ची जब यानी डॉक्टर बुशरा सुल्ताना जब वो जो है ना यानी एमबीबीएस में एडमिशन ले रही थी, तो जी। उसके मार्क्स थे साइंस सब्जेक्ट्स में 94 या 92। जी। तो उसको एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया। उसके बाद वाली जो छोटी लड़की है, उसके बाद की, वो जो है ना साइंस में 98% लाई, साइंस में। तो वो बच्चे को मैं बोला कि बेटा तुम्हारे तो बुशरा से भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो क्यों तुम जो है ना डॉक्टरी नहीं करते। अब उस जमाने में एमसेट हुआ करता था, आप एग्जाम दो बोले, तो वो मुझसे कहती है कि देखिए डैडी मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो है ना, जी, ये जो किस रात तरह का रात, ये मसला है। जी। हालांकि बच्चा माशाल्लाह इन तीनों सब्जेक्ट्स में अबव 95 मार्क्स लेता है, जी जी और काफी मतलब माशाल्लाह उसमें वो है, मुस्तहकम है। जी। लेकिन उनकी जिद ये है कि मुझे अब इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, मेडिकल की तरफ नहीं जाना है। हालांकि वो मेडिकल भी आसानी से कर ले सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, अब देखिए, उनको तो आपको काउंसिल करना पड़ेगा, या नहीं तो आपके कोई जो बहीखा हैं, आपके कोई बड़े लोग हैं, उनको बिठाइए। आपके जो बच्चा जिनकी बातें सुनता है उनको बताइए कि देखिए, और सबसे पहले बच्चे के जहन में ये बात डालिए आप कि मेडिकल जो कोर्स है, एमबीबीएस जिसको हम कहते हैं, पर्टिकुलरली एमबीबीएस, ये किंग ऑफ एजुकेशन कहलाया जाता है। क्यों किंग ऑफ एजुकेशन? जी जी। जो भी ये कोर्स हासिल करता है उसको कहा जाता है कि ये किंग ऑफ एजुकेशन हासिल किया हुआ है। तो बच्चे के जहन में पहले ये बात डालिए आप बोलिए कि बेटा तुम बादशाह बनना चाहते हो या वजीर बनना चाहते हो। हाँ जी। देख काउंसिल ऐसा करना पड़ेगा आपको। तो क्यों किंग ऑफ एजुकेशन क्यों कहा जाता है कि लोगों का कहना यह है कि अगर बंदा खुदा और रसूल के बाद किसी पर भरोसा करता है तो वो है डॉक्टर। जी हाँ जी। और डॉक्टर जो है ना दुनिया में पैदा होता है आवाम की खिदमत के लिए, खुद के लिए नहीं। जी हाँ। देखिए, कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो खुद के लिए होते हैं, और कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो हम आवाम के लिए करते हैं, जिसमें डॉक्टरी जो है ना सबसे अव्वलीन यानी अफजल होता है। जी। तो जाहिर है कि आप इंजीनियरिंग करेंगे तो किसका क्या फायदा करेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल चलिए सिविल इंजीनियर बना, सिविल की बात करता हूं मैं, घर बनाना कोई किसी क्या फायदा कर रहे हैं आप किसी का, बताइए आप किसी की जान बचा रहे हैं आप? नहीं। एमबीए कर रहे हैं, एडवोकेट हैं आप, लॉ सेट कर रहे हैं, एडवोकेट की है क्या, किसकी क्या मदद कर रहे हैं आप? झूठ सच सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन एमबीबीएस जो मेडिकल जो कोर्स है, बाद में आप जब एमडी करेंगे, एमएस करेंगे, सुपर स्पेशलिटी करेंगे, तो आप एक आदमी की जिंदगी को बचाने का पूरा पूरा जो है ना आपके हाथ में अल्लाह ताला ने फन दिया है। जी हाँ जी हाँ। तो बच्चे को चाहिए कि इतने अच्छे फन को छोड़ के, जबकि इतने अच्छे मार्क्स वो ला रहा है, तो उसको छोड़ के जो है ना वो ईंट और गारा में क्यों जाना चाहता है? जी हाँ जी हाँ। बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने जो है समझाया। माशाल्लाह। कि बच्चे को इससे समझाकर काउंसलिंग करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल कीजिए, नहीं तो आपके कोई आपके जिनकी बात सुनता है बच्चा, फिर वो मेडिकल में बढ़ सकते हैं। जिनकी बात सुनता है उनसे बोलने लगाइए बच्चे को कि बेटे तुम दुनिया। मुझे आपसे बात करके गाइडेंस मिल गया कि मुझे अब किस तरह बच्चे से बात करनी चाहिए। माशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रफ्तार आपका और मुंसिफ टीवी का, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के आप प्रोग्राम करते हैं, ये अवाम के लिए काफी फायदेमंद और जो है मालूमाती होते हैं। तो इसके लिए मैं मुंसिफ टीवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो
एक और हमारे जो कॉलर थे उनका सवाल था कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस की जो नई शर्तें रखी गई हैं जी, उस पर जी। थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, दरअसल हो क्या रहा है, इस साल जो प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस की जो यानी शर्त रखी गई है उसकी वजह ये है कि कुछ बच्चे में फॉर एग्जांपल जो है ना तेलंगाना के हैं, तेलुगु वाले बच्चे जी। हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम जाके गोवा में दे रहे हैं। तो भाई उसकी कोई वजह तो होना चाहिए ना, क्यों आप शौकिया जा रहे हैं, तफरीहन जा रहे हैं, तो उनको वहाँ पर जो है ना तेलुगु का पेपर अरेंज करने की मुश्किल हो रही है। यहाँ से गोवा के एक लड़के के लिए गोवा के लिए यानी पेपर भेजना पड़ रहा है उनको। तो उन्होंने ये यानी कंडीशन लगाया है कि आप कम से कम वहाँ पर 1 साल स्टे किए हैं तो आप रेसिडेंशियल प्रूफ दीजिए। आप वहाँ पे एग्जाम क्यों देना चाहते हैं? मिसाल तो अभी मैंने जैसा कि कहा कि भाई इंडिया के बाहर भी जो ना सेंटर्स बनाए हैं, तो बाहर बच्चे सेंटर क्यों में वहाँ पे एग्जाम क्यों देना चाहेंगे? तो जाहिर है कि वो वहाँ पे KSA में रहते हैं तो रियाद सेंटर को जो है ना वो कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं। तो वो उनको बताना पड़ेगा कि ये KSA में रहते हैं, जिसके लिए जो है ना ये उनका जो है ना स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, ये उनका पासपोर्ट है। ये इसी तरह से अगर चाहे मिसाल के तौर पे बिदर, मैं छोटी सी यहाँ की मिसाल ले लेता हूँ। यहाँ का कोई कैंडिडेट बिदर में कोचिंग ले रहा है, समझिए बिदर में कोचिंग ले रहा है, तो 1 साल से वहाँ पर है, तो उसको ID प्रूफ जो है ना सबमिट करना पड़ेगा। तो जाहिर है कि जब वो कोचिंग ले रहा है तो कॉलेज वाले उसको ID प्रूफ तो दिए ही होंगे। कोई भी कॉलेज में बगैर ID प्रूफ के तो कोई कैंडिडेट होता नहीं है जी। तो वो ID प्रूफ अगर आप सबमिट करेंगे या नहीं, चलिए वो भी नहीं मिला आपको, तो कोई आप किसी घर में किराए से होंगे आप, तो उसका जो है ना रेंटल डीड बनाए होंगे आप, तो ये प्रूफ सबमिट करने से NTA को ये मालूम हो जाएगा कि भाई ये कच्चा लड़का जो है ना तेलुगु का है, लेकिन वहाँ पर कोचिंग ले रहा है, इसीलिए जो है ना हमको ये पेपर उसको वहाँ पर देना पड़ेगा। ये कंडीशन इस बार जो लगाया गया है उसकी वजह यही है। परमानेंट एड्रेस तो आपका आधार कार्ड बताएगा कि आप कहाँ की परमानेंट एड्रेस है। मेरा सवाल भी असल में एक लास्ट इसी से जुड़ा हुआ था। आखिरी सवाल हमारा ये है कि नीट के तेलंगाना